गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वियना की संधि। बच्चों, राष्ट्रवाद के चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे वियना की संधि और जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी और वियना। बच्चों, वियना जो है वो एक शहर है और राजधानी है ऑस्ट्रिया की। यूरोप के अंदर जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ये एक बहुत बड़ा शहर भी है और अपनी संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है यूरोप में। तो यहाँ की कांग्रेस में एक संधि हुई, वियना की संधि। संधि मीन्स समझौता। और इस समझौते के तहत कुछ फैसले, कुछ निर्णय लिए गए। बच्चों, संधि में, समझौते में यही होता है, किसी के ऊपर कुछ थोपा जाता है, किसी बात की सुलह की जाती है, इस तरह की बातें संधि समझौते में होती हैं। तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और एक बहुत बड़ा शहर भी है ऑस्ट्रिया का। ये वियना जो शहर है ये ऑस्ट्रिया के पूर्वी क्षेत्र में डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। 1815 में वियना कांग्रेस में यह संधि हुई। 1815 में इस संधि के तहत, यह संधि नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में 1815 में। तो उसकी हार के बाद यूरोप के नक्शे को, जब नेपोलियन ने यूरोप के राष्ट्र देशों में जो जीत हासिल की बहुत बड़े भूभाग पर, तो उस समय उसका नक्शा कुछ अलग था, उसकी सीमाएं कुछ अलग थी। लेकिन नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के नक्शे को फिर से बनाने के लिए और पूरे यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से इस संधि को किया गया, इस समझौते को किया गया। इसलिए यूरोप के नक्शे को फिर से बनाने के लिए और पूरे यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए इस संधि को किया गया। अब इस संधि में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि नेपोलियन के युद्धों का अंत। वियना संधि के बाद नेपोलियन के जो युद्ध थे, जो बार बार हो रहे थे, उनका अंत हो गया और एक यूरोप को नया नक्शा मिला, नया साम्राज्य मिला। तो नेपोलियन के सभी युद्धों का अंत हो गया। फिर दूसरा इसकी विशेषता है यूरोप के नक्शे का पुनर्गठन। बच्चों, नेपोलियन की हार के बाद जब उसके युद्ध रुक गए तो यूरोप, पूरे यूरोप को एक नए तरीके से बनाना, नए तरीके से सीमाएं निश्चित करना, उसके नक्शे का पुनर्गठन करना जरूरी हो गया था। तो ऐसे हालात में इस संधि के तहत फैसला लिया गया कि अब यूरोप को नए तरीके से उसका नक्शा तैयार किया जाएगा। संतुलन की नीति। पूरे यूरोप के देशों में एक संतुलित शासन व्यवस्था कायम करने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए संतुलित नीति का उपयोग किया गया, जिससे कि उद्देश्य क्या था इसका, जिससे कि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर हावी ना हो सके, अपनी शर्तें ना थोप सके, नाजायज परेशान ना कर सके, किसी के ऊपर आक्रमण ना कर सके। इस तरह की एक शांति संतुलन बनाने के उद्देश्य से इस संधि को भी किया गया। ये शर्त भी उस संधि के अंदर रखी गई कि अब आज के बाद हम यूरोप के विभिन्न देशों में आपस में ऐसा संतुलन बना के चलेंगे कि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण अचानक ना कर सके, किसी को नाजायज परेशान ना कर सके। तो एक ऐसी संतुलन की नीति अपनाई। रूढ़िवाद की जीत। बच्चों, जैसे ही नेपोलियन की हार हुई वाटरलू के युद्ध में, उसके बाद से यूरोप की जो सरकारें थी विभिन्न देशों की, उनका रुख
अपने आप धीरे धीरे रूढ़िवाद की ओर बढ़ने लगा। जो पुरानी संस्थाएं थी, राजवंश था, उनकी विभिन्न संस्थाएं थी, विभिन्न प्रक्रियाएं थी, विभिन्न जो सिस्टम था, उसकी ओर उनका रुख बढ़ने लगा। तो इस संधि से वापस रूढ़िवाद कायम हो गया। इस संधि के बाद तो मतलब ये हुआ कि रूढ़िवाद की जीत हुई। तो इस संधि के बाद में रूढ़िवाद की जीत हुई। फ्रांस में फिर से बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। बूर्बो राजवंश यानी कि जब दोबारा से शासन व्यवस्था राजवंश की आ गई थी, तो वहां पर जो दोबारा से शासन व्यवस्था आई वो बूर्बो राजवंश की स्थापित हुई। तो इस संधि की ये विशेषताएं थी, वहां पर बूर्बो राजवंश की स्थापना हुई। तो ये मुख्य मुख्य जो विशेषताएं वियना संधि की थी, ये हमने बताई आपको कि सबसे पहला नेपोलियन के युद्धों का अंत हुआ, यूरोपीय नक्शे का पुनर्गठन हुआ, संतुलन की नीति को कायम किया गया, नीति की स्थापना की गई, रूढ़िवाद की जीत हासिल की गई, फ्रांस में फिर से बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। बच्चों, ये नेपोलियन की जो हार के बाद जो ये संधि हुई, इस संधि का क्वेश्चन वियना संधि के नाम से, कारण पर इसकी परिभाषा क्या, कैसे हुई, इसका क्वेश्चन भी पेपर में आता है, खूब बनता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ था, जो अव्यवस्थित था। तो उसको एकीकरण, एकता में लाने के लिए, उसका एक नक्शा बनाने के लिए, उसको व्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए जर्मनी का एकीकरण जरूरी था, जो 1866 से लेकर के 1871 तक चला और तब जाकर के पूरा हुआ। ये एक दिन की घटना नहीं है बच्चों, कई सालों तक चली ये घटना, पूरी प्रक्रिया, तब जाकर के ये एकीकरण पूरा हुआ। इसके लिए जर्मनी के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को एक ही राजनीतिक इकाई में मिला दिया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के तहत क्या किया गया, जर्मनी के जो विभिन्न क्षेत्र और राज्य जो थे, क्षेत्र और राज्य, इन सबको एक जगह पर मिला दिया। जहां अलग अलग शासन व्यवस्था थी, अलग अलग राजवंश थे, कुछ भी थे, उनके अलग सिस्टम थे, उन सबको मिला करके एक नया जर्मनी तैयार कर दिया। इस एकीकरण का नेतृत्व किया प्रेसा ने। किसने किया? प्रेसा। प्रेसा एक समृद्ध देश था, उस समय खूब संपन्न और समृद्ध था, मजबूत था। ये देश इस एकीकरण के लिए तैयार हो गया, आगे लीडरशिप करने के लिए, इस एकीकरण का नेतृत्व करने के लिए प्रेसा तैयार हो गया था। और प्रेसा ने इस एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसका परिणाम जर्मन साम्राज्य की स्थापना। एकीकरण की जो व्यवस्था जब पूरी हुई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो अंत जो हुआ वो एकीकरण साम्राज्य के रूप में जाकर के हुआ। अब इसके कारण कि जर्मनी के एकीकरण की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्या कारण था? तो बच्चों, इसका कारण था जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होना। जर्मनी की जनता जो थी, जर्मनी के जो नागरिक थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना चरम पर थी उस दौरान, और वो एक नया जर्मनी बनाने को तैयार थे, उत्सुक थे। उनके राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो जर्मनी को एक नया रूप के रूप में देखना चाहती थी।
तो इस कारण से इस एकीकरण को पूरा किया गया। नेक्स्ट जो हमारा है आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता। जो जर्मनी बिखरा पड़ा था, अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र अपने तरीके से अपना विकास चाह रहे थे, तो नए जर्मनी के एकीकरण के बाद एक नई अर्थव्यवस्था तैयार होकर के आती। तो वहां के लोगों ने, जर्मनी के नागरिकों ने एक नई अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक से विकास करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में जर्मनी के एकीकरण को जरूरी समझा। कहते हैं जब 5 भाई अलग अलग अपना अपना घर चलाते हैं, उसकी बजाय अगर वो 5 भाई एक साथ मिलकर अगर अपने घर को चलाएंगे तो उनका आर्थिक विकास तेजी से होगा और अच्छे तरीके से होगा। ठीक वही बात जर्मनी के एकीकरण में ठीक बैठती है कि जब वो विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था, उस समय उसका विकास धीमी गति से हो रहा था, और जब वो एक हुआ उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, आर्थिक क्रियाएं तेजी से विकास करने लगी, तेजी से बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और वो एक मजबूत राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हुआ। प्रेसा की बढ़ती शक्ति। बच्चों उस दौरान अगर प्रेसा इसके एकीकरण के लिए बागडोर नहीं संभालता तो शायद ये एकीकरण संभव नहीं था। काम करने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन बच्चों उसके आगे होकर के, बढ़कर के, सबको साथ लेकर के चलना, किसी काम की पहल करना, शुरुआत करना, वो कठिन होता है जो प्रेसा ने की। प्रेसा ने इस एकीकरण के लिए बागडोर संभाली, नेतृत्व किया इस आंदोलन का, इस एकीकरण का, और तब जाकर के ये एकीकरण संभव हुआ, बन पाया। तो उस समय प्रेसा की शक्ति बढ़ती जा रही थी, मजबूत था प्रेसा, संपन्न था, समृद्ध था, तो इसने ये काम करके दिखाया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम। जर्मनी के एकीकरण से क्या परिणाम मिले, इसके एकीकरण के बाद क्या हुआ, जर्मनी को क्या फायदा मिला, उन बातों पर हम गौर करेंगे। जर्मनी के एकीकरण के बाद एक नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई, होना ही था। जर्मनी के एकीकरण के बाद एक नए जर्मन साम्राज्य की, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य तैयार हो गया जर्मनी का। जब 5 भाई एक जगह मिलते हैं तो उनका दबदबा, उनके हौसले अलग ही होते हैं। ठीक वही जर्मनी में हुआ कि जो जर्मनी बिखरा पड़ा था वो जब एक हुआ तो एक विशाल साम्राज्य तैयार हुआ जर्मनी का, और अपनी एक नई अर्थव्यवस्था को लेकर के विश्व में अपने काम को आगे बढ़ाया। आर्थिक विकास में बढ़ोतरी बच्चों होना ही था। ये तो जब जर्मनी एक होकर के आर्थिक क्रियाओं को संभालने लगा तरीके से, तो उसकी अर्थव्यवस्था जो थी, उनके आर्थिक विकास जो था जर्मनी का, उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई जर्मनी के एकीकरण के बाद। जर्मनी ने एक बहुत अच्छे तरीके से अपना आर्थिक विकास किया। और तीसरा है राष्ट्रवाद में वृद्धि। जर्मनी की जनता के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसकी बदौलत ही जर्मनी एक हो पाया। और जब वो एक हुआ तो उनके हौसले और भी बुलंद हुए, और जर्मनी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही चरम पर पहुंच गई। और इस राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम था जर्मनी का एकीकरण, कि जनता इसके लिए तैयार हो गई। उस दौरान अगर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं होती तो ये यूरोप की राजनीति कुछ अलग ही होती। राष्ट्रवाद की भावना ने यूरोप की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज उस राष्ट्रवाद की वजह से फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह में
एक बहुत अच्छी शासन व्यवस्था कायम हो पाई। धन्यवाद बच्चों।